नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 23/8/2018 को हुआ था। कब हुआ था? 23/8/2018 को सेकंड शिफ्ट में, जिसके 50 क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर होती है, उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग में किया लिया जाता है? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर। किस मोटर के लिए? डीसी सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर उपयोग में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा खालिस्तान का पारस्परिक परिवर्तन करके बदली जा सकती है। ऑप्शन ए दे रखा है, टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल, या तो ये या सी, या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो बी या सी, अर्थात या तो फील्ड टर्मिनल को बदलेंगे या फिर आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर इसकी गति को बदला जा सकता है। किसको? डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा को। तो इन दोनों में से एक को बदल कर ही बदला जा सकता है, जबकि दोनों को बदल देंगे तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों में से एक को बदलकर इसकी गति को बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है, कागज, माइका, कपड़ा, लकड़ी, या इन सब? तो दोस्तों, कम्यूटेटर खंडों के बीच कौन सा विद्युत रोधन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइका। जिसे क्या कहते हैं? माइका को कहते हैं अभ्रक। तो कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन के रूप में किसे भरा जाता है? माइका को। अगला क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडलियां उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है, कोर हानि का कम करना। ऑप्शन बी दे रखा है, शक्ति गुणांक बढ़ाना। ऑप्शन सी दे रखा है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ऑप्शन डी दे रखा है, चुंबकीय लॉकिंग कम करना। ऑप्शन ई दे रखा है, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शेडेड पोल मोटर होती है, उसमें शेडिंग कुंडलियों का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या होता है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना ही शेडिंग कुंडलियों का मुख्य उद्देश्य होता है शेडेड पोल मोटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है, वाउंड रोटर। ऑप्शन बी दे रखा है, स्क्विरल केज रोटर। ऑप्शन सी दे रखा है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। डी दे रखा है, उच्च शक्ति गुणांक। डी दे रखा है, निम्न शक्ति गुणांक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्विरल केज रोटर होता है एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां किसके लिए उपयोग होती है, क्यों उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है, दक्षता बढ़ाने। बी दे रखा है, कम्यूटेशन सुधारने। सी दे रखा है, मशीन की लागत कम करने। डी दे रखा है, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखना। ई दे रखा है, ए और डी दोनों। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए डमी कुंडलियां लगाई जाती है डीसी मशीनों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है, शक्ति गुणांक कम होगा। ऑप्शन बी दे रखा है, चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी दे रखा है, ए और बी दोनों। डी दे रखा है, कॉपर हानि कम होगी। ऑप्शन ई दे रखा है, बियरिंग घर्षण कम होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, 57 नंबर का हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। अर्थात इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो इसका शक्ति गुणांक भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर
कम हो जाएगा और चुंबकीय धारा भी बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्टेटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑप्शन बी दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सी दे रखा है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, डी दे रखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ई दे रखा है या तो ये या बी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए जो प्रयुक्त स्टार्टर उपयोग में लिया जाता है वह होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन क्या कहलाता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्टार्टिंग, बी दे रखा है स्टॉपिंग, सी दे रखा है क्रिपिंग, डी दे रखा है ब्रेकिंग, ई दे रखा है इंचिंग। तो दोस्तों मोटरों में जो जॉगिंग ऑपरेशन होता है उसे कहा जाता है इंचिंग भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम क्या होता है? इंचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथों में पंखों, सॉकेटों और लाइटों को कहां तक सीमित किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है 200 वाट और 5 पॉइंट, बी दे रखा है 300 वाट और 5 पॉइंट, सी दे रखा है 400 वाट और 6 पॉइंट, डी दे रखा है 500 वाट और 10 पॉइंट, ई दे रखा है 800 वाट और 10 पॉइंट। तो उप परिपथ होते हैं जिनमें पंखे, सॉकेट, लाइट आदि लगाए जाते हैं, उनके पॉइंट होते हैं 10 पॉइंट और 800 वाट। उनका लोड कितना होता है? 800 वाट और 10 पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सभी स्विच किस तार पर लगाए जाते हैं? जीवित तार पर, न्यूट्रल तार पर, भूसंपर्कित तार पर, नीले तार पर या हरे तार पर? तो दोस्तों सभी स्विच लगाए जाते हैं जीवित तार पर, लाइव तार पर, जिसे फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज तार, लाइव तार, जीवित तार, इसका अन्य नाम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? ऑप्शन ए दे रखा है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, बी दे रखा है केसिंग कैपिंग, सी दे रखा है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, डी दे रखा है सीटीएस वायरिंग, ई दे रखा है टीआरएस वायरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है? सरफेस कंड्यूट वायरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक व्यास की कंड्यूट के लिए सैडल्स की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm, कितना? 25 mm व्यास के कंड्यूट अर्थात पाइप की लिए सैडल्स की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दे रखा है 10 SWG, 15 SWG, 20 SWG, 30 SWG या 40 SWG। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 SWG। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत सातत्य या निरंतरता क्यों आवश्यक होती है? ऑप्शन ए दे रखा ओल्टता गिरावट कम करने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा गैल्वेनिक संरक्षण सीमित करने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए, डी दे रखा ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए, ई दे रखा सी और डी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? सी और डी दोनों, अर्थात प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए व ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए धात्विक कंड्यूट के लिए निरंतरता आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में किस जॉइंट का उपयोग किया जाता है? किस जॉइंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा ब्रिटानिया जोड़, ऑप्शन बी दे रखा ब्रिटेनिया स्ट्रेट जॉइंट, सी दे रखा स्कार्फ्ड, डी दे रखा वेस्टर्न यूनियन, ई दे रखा नोटेड टैप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ब्रिटानिया टी जोड़। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कम वोल्टता, बी दे रखा मध्यम वोल्टता, सी दे रखा उच्च वोल्टता, ई डी दे रखा अत्यंत उच्च वोल्टता, ई दे रखा सी और डी दोनों। तो दोस्तों बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कम वोल्टता के लिए। किसके लिए? कम वोल्टता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती। 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी, 440 वोल्टेज, 220 वोल्टेज। तो किसके से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, 66 केवी से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? सब स्टेशन में इनमें से कौन सा उपकरण है जो जिसको स्थापित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एक्साइटर्स, सीरीज कैपेसिटर्स, शंट रिएक्टर्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्साइटर्स स्थापित नहीं किए जाते हैं सभी स्टेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब, ऑप्शन ए दे रखा है लाइन चार्ज हो जाता है, बी दे रखा है लाइन में कोई करंट नहीं होगा, सी दे रखा है लाइन फुल लोड पर होगा, डी दे रखा है सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होगा, ई दे रखा है ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन में करंट नहीं होगा। सर्किट आइसोलेटर को कब डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा? जब लाइन में कोई करंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? 1, 2, 3, 4 या 5? चलो बताओ कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अर्थ पिट्स होते हैं। न्यूट्रल अर्थ पिट्स कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाकर, बी दे रखा है कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर, सी दे रखा है कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, डी दे रखा है बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके, ई दे रखा है इन सब। तो कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाकर भी, कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर भी, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके भी, वह बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके भी कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महो रिले खालिस्तान ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए दे रखा है कम वोल्टता, बी दे रखा उच्च वोल्टता, सी दे रखा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, डी दे रखा है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ई दे रखा सी और डी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी और डी दोनों, अर्थात एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी व अल्ट्रा हाई वोल्टेज भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलो वाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलो वोल्ट है वाट है। उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या होगा? उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर ज्ञात करना है। तो दोस्तों डिमांड फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? अधिकतम मांग, क्या होगा? अधिकतम मांग बटे कनेक्टेड लोड, क्या होगा? कनेक्टेड लोड। तो अधिकतम मांग कितना है? 1.5 किलो वाट बटे लोड अधिक कनेक्टेड लोड कितना है? 2 किलो वाट। जब इसमें भाग देंगे 1.5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.75 डिमांड फैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है डाइवर्सिटी फैक्टर, बी दे रखा है डिमांड फैक्टर, सी दे रखा है लोड फैक्टर,
डी दे रखा है संयोग फैक्टर, ई दे रखा है आउंटन फैक्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान स्विच का ज्यादातर इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। स्विच का ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पर ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। तो कौन सा स्विच है? ऑप्शन ए दे रखा है डबल पोल सिंगल थ्रो, ऑप्शन बी दे रखा है डबल पोल डबल थ्रो, सी दे रखा है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, डी दे रखा है आइसोलेटिंग, ई दे रखा है हॉर्न गेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डबल पोल सिंगल थ्रो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाता है तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है एक समान रहेगा, बी दे रखा है मान एक चौथाई तक कम हो जाएगा, सी दे रखा चार गुना बढ़ जाएगा, डी दे रखा दो गुना हो जाएगा, ई दे रखा मान एक तिहाई तक कम हो जाएगा। तो अगर डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एक समान रहेगा। टॉर्क क्या रहेगा? एक समान रहेगा जब बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? ऑप्शन ए दे रखा टंगस्टन, बी दे रखा एल्यूमिनियम, सी दे रखा कॉपर, डी दे रखा निकल, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा किसकी मदद से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए दे रखा लाप्लास का नियम, बी दे रखा लेंज का नियम, सी दे रखा लोरेंज का नियम, डी दे रखा किरचॉफ के करंट का नियम, ई दे रखा किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेंज के नियम से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंज का नियम खालिस्तान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। किसका संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऑप्शन ए करंट, बी दे रखा चार्ज, सी दे रखा एनर्जी, डी दे रखा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई दे रखा है संवेग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी क्वाइल का कुल इंडक्टेंस क्या होता है? सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी क्वाइल का कुल इंडक्टेंस क्या होगा? तो दोस्तों इनमें क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। L1 का मान कितना होगा? 300 व L2 का भी कितना होगा? 300। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 माइक्रो हेनरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हेनरी इंडक्टेंस के क्वाइल में 16 वोल्टेज का ईएमएफ लगाया जाता है तो करंट में बदलाव की दर कितनी होनी चाहिए? करंट में बदलाव की दर कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या होगा? करंट में बदलाव की दर ज्ञात करेंगे तो वोल्टेज बटे इंडक्टेंस क्या होगा? ईएमएफ बटे इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस कितना है? 4 हेनरी और वोल्टेज कितना है? 16 वोल्टेज ईएमएफ है। तो 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान खालिस्तान से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है गॉस का नियम, बी दे रखा है एम्पियर का नियम, सी दे रखा है कुलम्ब का नियम, डी दे रखा है मैक्सवेल का नियम, डी ई दे रखा है लेंज का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलम्ब का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अगर प्लस 2Q और -5Q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है
तो कुल चार्ज क्या होगा? प्लस 2 कूलाम और -5 कूलाम चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है, तो कुल चार्ज क्या होगा? इसको हल करना है, तो हल करने पर कितना आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -3 कूलाम। करेक्ट आंसर क्या होगा? माइनस का क्या बच जाएगा? 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है? इनमें से डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण क्या है? कांच, माइका, एबोनाइट, पोर्सलिन, इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 84 नंबर क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है? डाइलेक्ट्रिक के उदाहरण है। क्या है? सभी अचालक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वान डी ग्राफ जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? वान डी ग्राफ जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, बी दे रखा है इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, सी दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, डी दे रखा है हीटिंग इफेक्ट, ई दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर में क्या होता है? एक कैपेसिटर में क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है कंडक्टर द्वारा अलग किए गए दो इंसुलेटर से, बी दे रखा है इंसुलेटर्स द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर से, सी दे रखा है केवल दो इंसुलेटर से, डी दे रखा है केवल दो कंडक्टर से, ई दे रखा है या तो बी या सी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर्स द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से क्या ढूंढना है कि कौन सा गलत है फ्यूज के बारे में? ऑप्शन ए दे रखा है, फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी दे रखा है, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। ऑप्शन सी दे रखा है, केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है। ऑप्शन डी दे रखा है, यह सनवाई पदार्थ के इलेक्ट्रिकल और थर्मल थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है। ऑप्शन ई दे रखा है, इसे ऑन ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? डिले फ्यूज होते हैं वे किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा मोटर्स, बी दे रखा ट्रांसफार्मर्स, सी दे रखा ए और बी दोनों, डी दे रखा सेमीकंडक्टर उपकरण, ई दे रखा लाइटिंग सर्किट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के लिए डिले फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? ऑप्शन ए दे रखा शंट मोटर, बी दे रखा सिंक्रोनस मोटर, सी दे रखा इंडक्शन रेगुलेटर, डी दे रखा सिंक्रोनस जनरेटर, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन रेगुलेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितना गुना के बराबर होती है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 गुना के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? ऑप्शन ए दे रखा है करंट ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है पावर ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ई दे रखा है सी और डी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न्स की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न्स की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 7620 वोल्ट के बराबर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा? क्या ज्ञात करना है? सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज्ञात करना है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स बटे प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स बराबर सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज बटे प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स कितने दे रखे हैं, 40। कितने दे रखे हैं, 40। और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स 2540 बराबर सेकेंडरी का वोल्टेज कितना दे रखा है, सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा है सेकेंडरी का वोल्टेज तो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सेकेंडरी का वोल्टेज निकालेंगे, V2 तो निकालेंगे बटे V1 कितना दे रखा है, 7620। कितना दे रखा है, 7620। जब शून्य से शून्य कट जाएगा, 254 को जब 762 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को जब 40 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 120 वोल्टेज। कितना आ जाएगा, 120 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, बी दे रखा ओपन सर्किट परीक्षण है, सी दे रखा बैक टू बैक परीक्षण है, डी दे रखा है डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक टू बैक परीक्षण। लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दे रखा है एक ट्रांसफार्मर के ब्रिदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर के ब्रिदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा उष्मा का अवशोषण है, बी दे रखा हवा का आयनीकरण, सी दे रखा नमी हटाना, डी दे रखा सफाई की तेल, ई दे रखा उष्मा को नष्ट करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नमी को हटाना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज, बी दे रखा करंट, सी दे रखा फ्रीक्वेंसी, डी दे रखा टर्न्स, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी को बिना बदले विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है पावर ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ई दे रखा है करंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए, और सभी दोस्त एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है। ऑप्शन ए दे रखा है लोड बदलता है, बी दे रखा है ट्रांसफार्मर में ऑयल के कारण, सी दे रखा है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण, डी दे रखा है यांत्रिक कंपन के कारण, ई दे रखा है ए और बी दोनों के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से आती है। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने के लिए किसके लिए किया जाता है, हिस्टैरिसीस ह्रास को, कॉपर ह्रास को, कोर ह्रास को, एडी करंट ह्रास को। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस को निर्धारित करने के लिए, कॉपर लॉस का परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा स्टार डेल्टा, बी दे रखा स्टार स्टार, सी दे रखा डेल्टा डेल्टा, डी दे रखा डेल्टा स्टार, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से ट्रांसफार्मर में टर्शरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है, किसमें की जाती है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार स्टार में। अगला क्वेश्चन, स्कॉट कनेक्शंस में
न्यूट्रल पॉइंट ट्रिगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात से विभाजित किया जाता है, किस अनुपात में विभाजित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्तों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।